हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज एक नए टॉपिक के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है वो है हमारे देश का नामकरण। यानी हमारे देश मतलब हमारे भारत का नामकरण। हमारे देश को कितने नामों से जाना जाता है, ठीक है, कितने नाम मुख्य रूप से हमको देखने को मिलता है, कितने नामों को हमारे भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है, ठीक है, और ये नाम कब और किसके द्वारा दिया गया था, किन परिस्थितियों या कंडीशन में यह नाम हमारे देश का पड़ा था। ठीक है, तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश का वास्तव में सही नाम क्या है, या वो कौन सा नाम है जो हम भारतीयों के द्वारा दिया गया है मगर वो ज़्यादा प्रचलन में न होकर नाम कोई और प्रचलित में आया या भारतीय संविधान में किसी और को ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारत के नामकरण में। तो मुख्य रूप से हमने बताया कि हमारे देश को 14 जो है मुख्य नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी हमारे देश के नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। तो हम 14 मुख्य रूप से इसको लेते हैं, और उसमें भी वो जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं या ज़्यादातर डिस्कस किए जाते हैं, तो हम उसी पर बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में एकमात्र हमारा ही देश है जिसको 3 नामों से जाना जाता है। यानी यह 3 नाम दुनिया भर में प्रचलित है। ऐसा नहीं कि केवल भारतीय ही ये तीनों नाम को जानते हैं, पूरी दुनिया भर में यह नाम प्रचलित है, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश को भारत का जो नाम है वो हम भारतीयों के द्वारा, यानी कि जो भारत के लोग थे, यानी जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म से बिलोंग करते थे, तो उनके द्वारा यह नाम दिया गया है। ठीक है, इस नाम का उल्लेख हमको ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में भी देखने को मिलता है। क्या? भारत या भारतवर्ष, यानी कि भारत के संताति, यानी कि भारत के संतान। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जिसमें हमें हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष भी देखने को मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी हमें हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो उद्भव होता है वो होता है यूनानियों के द्वारा। जब भारत में यूनानियों का आगमन होता है, और भारत में पहली बार जो यूनानियों का आगमन होता है वो होता है 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, और जब उन्होंने भारत के सीमावर्ती इलाकों पर युद्ध करने के बाद, यानी कि उस पर अटैक करने के बाद उसको जीते, और वो मगध की तरफ बढ़ना चाहते थे मगर वो मगध की तरफ नहीं बढ़ सके, क्योंकि उस समय मगध पर सबसे शक्तिशाली राजा, उस समय का समकालीन राजा जो था वो धनानंद था, जो उस समय के समकालीन समय का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है, जो कि मगध पर शासन कर रहा था। क्योंकि उस समय मौर्य वंश का उत्थान अभी नहीं हुआ था, अभी मौर्य वंश आने वाला था, और उन्हीं के खंडहरों पर, किसके? धनानंद के खंडहरों पर जो है एक मौर्य वंश का नींव आगे चलकर पड़ता है। तब तक सिकंदर भारत से जा चुका होता है। ठीक है, तो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया है? तो ये ईरानियों के द्वारा दिया गया है, जो ईरान से भारत के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ईरानी अटैक जो भारत में होता है, उनके आने के बाद ये जो नाम है वो हमको देखने को मिलता है। मगर इस नाम को ज़्यादा प्रचलित करने वाले जो लोग थे वो थे मुगल। ठीक है, मुगलों के शासनकाल में, यानी मुगलों के समय में ही हिंदुस्तान जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन में या प्रचलित तौर पर हम इसको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, बात अब यह है कि हमारे भारतीय संविधान में किसे रखा गया? तो हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में केवल 2 नाम का ही उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि भारतीयों का पूरा यह था कि हमारे देश का जो नाम हो वो भारत हो, पर इसको बनाने वाले या इसमें योगदान देने वाले लोग कौन थे? ब्रिटिश थे। क्योंकि ब्रिटिश ने ही कहा था कि भारत में एक संसदीय प्रणाली होनी चाहिए, यानी भारत में भी एक संसद होना चाहिए, और संसद के आधार पर संविधान का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों के सामने झुकने पर मजबूर हो गई, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस चीज़ को लेकर भारत के क्रांतिकारी और भारत के जो भी नेता उस समय के थे, ठीक है, उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए और भारत का एक संविधान बनाने की जो प्रथा थी वो काफ़ी लंबे समय से उनसे लड़ रहे थे, यानी ब्रिटिश से लड़ रहे थे। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है कि अंग्रेजों को झुकना पड़ता है और वो भारत के संविधान को बनाने के लिए विवश होते हैं। तो भारत के संविधान को बनाने का जो प्रारंभिक स्तर हमको देखने को मिलता है वो होता है कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के दिल्ली में आता है, और वहीं से फिर भारत के संविधान का नींव रख दिया जाता है, यानी कि बनने के प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में यह था कि देश का नाम क्या रखा जाए। ठीक है, तो कुछ लोग भारत के पक्ष में, तो कुछ लोग इंडिया के, और कुछ लोग हिंदुस्तान की। ज़्यादा जो पक्ष था वो भारत को लेकर था। ठीक है,
ठीक है। कुछ लोग का ये था कि भाई हिंदुस्तान, अब वो पाकिस्तान है तो इसको हिंदुस्तान होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे देखा जाए कि भाई एक पाकिस्तान बन गया है तो दूसरा हिंदुस्तान बन जाए, तो ये दोनों थोड़ा सा ठीक ठाक नाम लग रहे थे, ठीक है। मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस नाम को प्राथमिकता नहीं दिया। उसके पीछे रीजन ये था कि हिंदुस्तान का मतलब है, यानी हिंदुस्तान का अगर हम अर्थ अगर निकालें तो इसका मतलब है कि हिंदुओं का देश, हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का देश। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये मानना था कि ये किसी एक धर्म एक पंथ का नहीं, बल्कि ये कई धर्मों, कई पंथ, कई जातियों का देश है। ये हिंदुस्तान जो है हमारे देश का नाम रखना उचित नहीं होगा, ठीक है। तो चूंकि अब इसमें ब्रिटिश का भी वो था, तो इसी वजह से इन्हीं दोनों नामों को ले लिया गया। किसमें? भारत के संविधान में, किस अनुच्छेद 1 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम जो देखने को मिलता है वो भारत अर्थात इंडिया, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यह बात संविधान में वर्णित कर दिया गया, ठीक है। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे देश के लिए जो नामों का उल्लेख मिलता है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत। देखिए, भारत के बारे में कई तरह की जो है कथाएं हमको देखने को मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में, या हम कह लें कि महाभारत काल में, ठीक है, एक कबीला था जिसका नाम था भरत। उस भरत नाम के कबीले पर, यानी कि भरत नाम का जो कबीला था, उसी भरत के नाम पर देश का नाम हमारा क्या देखने को मिलता है? भारत देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम देखें तो पौराणिक कथा के अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के बड़े पुत्र का नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ता है, ठीक है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक, जिसको हम ऋषभ देव या ऋषभ नाथ के नाम से भी जानते हैं, इनके बड़े पुत्र का भी नाम क्या था? भरत था, और उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। पौराणिक कथा की अगर हम बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के बड़े पुत्र का नाम भरत था, उनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, जो कि एक प्रतापी राजा हुआ करता था, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ता है, ठीक है। मगर सबसे ज्यादा लॉजिकल जो बात है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो ये है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हमारे देश का नाम क्या देखने को मिलता है, या हमारे देश के किस नाम का उल्लेख हमको खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है? तो वो भारत या भारतवर्ष, ठीक है। हाँ, पहला अभिलेखीय साक्ष्य जिसमें हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष देखने को मिलता है तो वो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। पहला साहित्यिक साक्ष्य वो कौन सा है जिसमें हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष देखने को मिलता है, ठीक है। भारत के बारे में कहा जाता है कि ऋग्वेद, पुराण और महाभारत में भी हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये शायद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे, भारत के बाद इंडिया की बात कर लेते हैं, फिर हिंदुस्तान पे आते हैं। इंडिया, देखिए, इंडिया के लिए सबसे पहले आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि सर्वप्रथम यह शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द यूनानी, ध्यान देना, यूनानियों को हम ग्रीक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ग्रीक। और इसे हम वर्तमान में जो ग्रीस कंट्री है, ग्रीस
कंट्री, ये क्या है, ये वर्तमान नाम है, ये भी थोड़ा जानते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सर्वप्रथम हमारे देश को, हमारे देश को इंडिया कहने वाले लोग कौन थे, तो वो थे यूनानी। यूनानियों के बारे में हम जानते हैं कि हमारे भारत में 326 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में किसका, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। किसका हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। उस समय कौन था, मगध नरेश धनानंद। ठीक है, इसी धनानंद के शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। हालांकि वो मगध तक जो है एंट्री नहीं कर सका, क्योंकि धनानंद अपने आप में उस समय बहुत ताकतवर राजा था। धनानंद ही क्या, वो मगध उस समय सबसे ताकतवर जो है महाजनपद हुआ करता था, क्योंकि उस समय महाजनपदों का समय चल रहा था। पर सिकंदर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को केवल जीतता है और जीत कर वापस चला जाता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो मगध की तरफ जा सके। ठीक है, अच्छा हुआ कि मौर्य उस समय नहीं थे। मौर्यों का उत्थान जो है वो हम सिकंदर के जाने के बाद देखने को हमको मिलता है। अगर उस समय चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक रहे होते तो सोचिए कि क्या हाल हुआ होता सिकंदर का। सिकंदर यही भारत में आत्महत्या कर लेता इस चीज को देखकर। क्यों, क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंट इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट ओवर हो गया था कि उसको लगा कि दुनिया में कोई ताकत ही नहीं है जो सिकंदर से युद्ध कर सके या सिकंदर को पराजित कर सके। उस समय वो 19 देशों को जीतने के बाद, वो भी बड़े बड़े देशों को जीतने के बाद वो भारत की तरफ रुख किया। ठीक है, भारत को जीतने का, अगर भारत को जीत लेता तो वो 20वां देश बनता और उसे विश्व विजेता उसके बाद भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीत चुका था। ठीक है, तो उस समय ज्यादा कंट्री नहीं थी, इसलिए 19 देश को ही जीतकर वो क्या हो गया, विश्व विजेता हो गया। और देश काफी विशालकाय होते थे, जैसे भारत में ही देख लीजिए, भारत के जितने पड़ोसी देश थे उस समय भारत के हिस्से में थे। ठीक है, उसमें भी हम चाइना तक भी एंट्री कर गए थे। हम काबुल, कांधार वगैरह वो सारा अफगानिस्तान होते हुए उसके आगे तक हम चले गए थे। हमारी सीमाएं एक समय ईरान, इराक तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो जो उस समय के देश थे काफी विशालकाय हुआ करते थे। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसमें कहने वाला जो व्यक्ति था या नाम देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, हेरोडोटस। अब ये हेरोडोटस कौन है, तो ये है पिता किसका, ना जी अपने पे ना लो, ये है इतिहास का पिता या इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस। इन्होंने ही सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, अब ये इंडिया आया कैसे, थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये इंडिया, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो सिंधु नदी, ये सिंधु नदी जो है ना, ये क्या है, ये संस्कृत नाम है। ये कौन सा नाम है, संस्कृत नाम है, ये संस्कृत नाम है। अगर हम इसका इंग्लिश नाम वर्जन कर दें, अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंडस। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडस। इंडस रिवर, ये क्या है, ये अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी नाम। अब देखिए, इसी इंडस को वो लोग अपने भाषा में इंडस नहीं बोलते थे। उनका जानते हैं कि ब्रिटिश की अगर हम बात करें, अमेरिकन की बात करें, तो इनका अंग्रेजी हमारे अंग्रेजी से थोड़ा सा अलग होता है, इनका टोन भी अलग होता है, इनके बोलने का तरीका भी अलग होता है। तो वो इंडस को इंडस ना बोलकर क्या बोलते थे, वो इंडे बोलते थे। क्या बोलते थे, इंडे। इंडे से बन गया क्या, समझ गए होंगे, इंडे से बन गया हमारा इंडिया। इंडे करते करते इंडे करके आ गए किसमें, इंडिया में आ गए। ठीक है, तो हमारे देश का जो इंडिया नाम पड़ा वो कुछ इस प्रकार से पड़ा था, क्योंकि जो सिंधु नदी है ये संस्कृत नाम है, सिंधु का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो इंडस होगा, यानी कि इंडस रिवर, ये अंग्रेजी नाम है। और इसी इंडस को उस समय के जो यूनानी थे वो इंडे बोलते थे। ठीक है, वो इंडे बोलते थे और यही इंडे बोलते बोलते उसको इंडिया में कन्वर्ट कर देते हैं। लिख लीजिए इसको।
आइए अब आते हैं हिंदुस्तान। अगर देखा जाए तो इन तीनों नाम में जो मुझे अट्रैक्टिव लगता है, जिसमें कि एक गर्व फील हो रहा है, वो यही नाम है, हिंदुस्तान नाम ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख लग रहा है। जैसे अगर आप फील करेंगे, अगर कोई आप नारा लगाइए तो उसमें जो आपके अंदर एक एनर्जी, जो एक जोश बनेगा ना, वो इसी शब्द से बनता है। ठीक है, वो इसी शब्द से बनता है। फिल्म वगैरह भी देखे होंगे इससे रिलेटेड। चलिए, जो भी है, आपको जोश बस आना चाहिए, चाहे इंडिया कहने पर आए, चाहे भारत कहने पर आए, चाहे हिंदुस्तान कहने पर आए, चाहे आर्यावर्त कहने पर आए, चाहे जम्बू द्वीप कहने पर आए, कोई से भी आ जाए। ठीक है। अच्छा, हिंदुस्तान अगर हम देखें इसका उद्भव, पहले तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये ईरानी, हम ईरानी ना लिखें, हम लिख दें ईरानी मुस्लिम, ईरानी मुस्लिम इतिहासकार। ठीक है, जो ईरान के मुस्लिम इतिहासकार थे, उनके द्वारा हमारे देश का नाम क्या देखने को मिलता है, हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान नाम ये कैसे आया, तो ध्यान दीजिएगा कि वो लोग, भाई तू काहे को बार बार टच कर रहे हो। ठीक है, अगर हम देखें तो जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मतलब सिंध की हम बात करते हैं, अभी हिंदुस्तान को छोड़ते हैं, सिंध है। ठीक है, यानी कि जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी है, तो इस सिंधु नदी से कैसे ये हिंदुस्तान में कन्वर्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो ईरान के लोग थे, उनकी भाषा क्या थी, उनकी भाषा थी, भाषा क्या थी, फारसी। भाषा क्या थी, फारसी। अब ये जो फारसी लोग थे ना, ये फारसी लोगों में एक चीज़ें थोड़ा सा अलग था कि ये स का उच्चारण, स का उच्चारण किससे, ह से करते थे। ठीक है, यानी कि जो ये स है, इस स का उच्चारण किससे करते थे, ह से करते थे। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सिंधु है, ठीक है, अगर हम इसी सिंधु को अगर ह में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हिंदू। ठीक है, और इसी हिंदू, यानी कि अब ये शुद्ध नाम नहीं है, मगर ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो है कि बोलते बोलते इसका सेंटेंस चेंज हुआ और ये सिंधु से क्या बन गया, हिंदू। ये सिंधु से बन गया हिंदू और हिंद से बन गया क्या, हिंदुस्तान। ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं कि सिंध से हिंद, हिंद से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान। ठीक है, तो कुछ ये प्रोसेस में चला। ठीक है, यानी कि जो फारसी भाषा में, हाँ, यानी जो ईरानी थे वो फारसी भाषा में, हाँ, फारसी भाषा का प्रयोग करते थे और फारसी भाषा में स का उच्चारण वो ह से करते हैं। ठीक है, तो इसी से जो कि हमें हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये नाम दिया गया जरूर ईरानी इतिहासकारों के द्वारा, मगर इस नाम को प्रचलन में ज्यादातर लाने वाले जो लोग थे, जो इस नाम का ज्यादातर यूज किए, वो मुगल्स थे। ठीक है, मुगलों के समय में ही यह नाम ज्यादातर प्रचलन में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, चलो नोट करिए, एक मिनट और। देखिए, हमारे देश का नाम जो हिंदुस्तान है, ये हमको देखने को कहाँ से मिलता है, थोड़ा सा इसके भी बात कर लेते हैं। तो ये है सासानी अभिलेख, सासानी अभिलेख 262 ईस्वी का, यानी कि एक अभिलेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उस अभिलेख में हमारे जो देश का नाम है वो हमको क्या देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है हिंदुस्तान। ठीक है, ये कहाँ का, ये था ईरान का था। ठीक है, ईरान का जो राजा था, सापुर राजा,
शाहपुर राजा के नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम अभिलेख, ठीक है, इसको हम हाँ नक्शे रुस्तम अभिलेख बोलते हैं। यानी कि सासानी वंश है, ये एक तरह से सासानी वंश है। तो सासानी वंश के जो राजा थे शाहपुर, उसी राजा के द्वारा जो अभिलेख बनाया गया था, उस अभिलेख का नाम था नक्शे रुस्तम। इसको हम सासानी अभिलेख भी बोलते हैं। लगभग 262 ईस्वी, ठीक है। अगर हम 261 ईसा पूर्व कर दें तो ये अशोक का कलिंग युद्ध हो जाएगा। तो अशोक के कलिंग युद्ध के एक साल बाद का हम एक साल आगे बढ़ाकर बीसी को हम ईस्वी में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही अभिलेख है, कौन सा, सासानी अभिलेख, जो शाहपुर राजा के नक्शे रुस्तम में हमको देखने को मिलता है। और ये शाहपुर राजा कहाँ का था, ईरान का था, ठीक है। एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि भारत में, ठीक है, भारत में केवल मुस्लिम ही ईरान से नहीं आए हैं, बल्कि भारत में हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी ईरान से ही आए हैं। चाहे आप जो है यहाँ से बीच में ही आप बात कर लीजिए, ठीक है, या अगर यहाँ से नहीं तो आप प्राचीन काल में चले जाएंगे तो वैदिक सभ्यता आता है, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन। और वैदिक सिविलाइजेशन की जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, वो कौन होते हैं, वो आर्य होते हैं। आर्य कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। यानी कि वो मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया का ही हालांकि वो भी जगह है। तो मध्य एशिया से वो ईरान की तरफ गए और ईरान से वो जो है अफगानिस्तान होते हुए भारत के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है, पंजाब के रास्ते। तो उनके द्वारा जिस धर्म की स्थापना की गई थी उसी को हम ब्राह्मण वंश बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि भारत के मूल निवासी के तौर पे तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो मूल निवासी थे, जिनको हम सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर जानते हैं, उनका भी विनाश या तो सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ की वजह से हुआ था, या इन आर्यों के द्वारा उनका कत्लेआम कर दिया गया था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वही बचे खुचे जो दलित समुदाय के लोग हैं, वही वास्तविक रूप से इस भारत के, इस भूमि के क्या है, वंशज हैं, ठीक है। बाकी सारे लोग कौन हैं, सारे लोग विदेशी हैं। हाँ, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब थोड़ा सा आते हैं। अब इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं देखने को मिलता है। इंडिया के बाद अगर हम देखते हैं कि थोड़ा जो फेमस हमको देखने को मिलता है वो होता है आर्यावर्त। आर्यावर्त, आर्यावर्त। अब आर्यावर्त क्या है, लो आ ही गया यहाँ पे। आर्यावर्त मतलब होता है इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ हमको देखने को मिलता है, इसका जो अर्थ देखने को मिलता है वो है आर्यों का देश। वो क्या है, आर्यों का देश, ठीक है। आर्यावर्त हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब आर्यों का देश। ठीक है, तो इसका भी उल्लेख हम अगर देखें, आज यार क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ये जूमिंग, ठीक है। तो इसका भी उल्लेख हमको पाणिनि के अष्टाध्यायी, ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमको देखने को मिलता है। और ये ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद पुराण, ठीक है, ऋग्वेद और पुराणों में भी हमको इस बात का उल्लेख मिलता है कि हमारे देश का जो नाम है वो आर्यावर्त है। आर्यावर्त के फाउंडर के तौर पे हमने बताया कौन, ये आर्य है, ठीक है, ये कौन है, आर्य है। और आर्य जो है कहाँ से आते हैं, तो ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। और मध्य एशिया से वो क्या किए, वो ईरान चले गए। ईरान खुद उसी का हिस्सा है। ईरान से ये अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से ये जो है, हाँ, हालांकि उस समय हम पाकिस्तान को नहीं कहेंगे क्योंकि भारत का ही हिस्सा था, तो अफगानिस्तान से आप कह लीजिए अच्छा कि पाकिस्तान, ठीक है। इसी अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत में दर्रा है, उन्हीं दर्रों से वो एंट्री करते हैं और पाकिस्तान से होते हुए वो भारत के कहाँ पे, पंजाब, जिसको सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों की भूमि कहा जाता है, इसी पंजाब में वो आकर बस गए थे, ठीक है, जिसको हम सप्त सैंधव प्रदेश के तौर पे जानते हैं। लिख लीजिए इसको। मनुस्मृति में भी अगर आप चाहें तो मनुस्मृति में भी इस बात का उल्लेख मिलता है, मगर मनुस्मृति में थोड़ा एरिया थोड़ा चेंज करके दिखाया जाता है, ठीक है। और ये सभी जो है सिंधु नदी के पार का ही नाम है, सिंधु नदी के पार का, सिंधु नदी के उस पार के नाम को इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, सिंधु नदी के इस पार के बारे में ही जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो जम्बू द्वीप, अब हमारे देश का नाम जो है वो जम्बू द्वीप मिलता है। तो जम्बू द्वीप हमको कहाँ पे मिलता है देखने को, तो ये जम्बू द्वीप अशोक के अभिलेखों में, किसमें, सम्राट अशोक, मौर्यवंशीय राजा जो सम्राट अशोक था, तो अशोक के अभिलेखों में, हाँ, अभिलेख में हमारे देश का जो नाम देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, जम्बू द्वीप। तो ये जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जम्बू नामक वृक्ष है, ठीक है, जम्बू नामक वृक्ष है, ठीक है। एक जम्बू नामक वृक्ष होता है, उसी वृक्ष के नाम पर हमारे देश का जो नाम देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाद अगर हम बात करें तो एक है अजनाभ वर्ष, ठीक है। अब अजनाभ वर्ष का उल्लेख हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, थोड़ा सा इसके भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब अजनाभ वर्ष जो है वो हमको देखने को मिलता है भागवत पुराण में, भागवत पुराण, यानी एक तरह से कह सकते हो कि पुराणों में, और उन पुराणों में हमको कहाँ पे, भागवत पुराण में, ठीक है। या नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश का नाम जो अजनाभ वर्ष है वो हमको पुराणों में देखने को मिलता है। पुराणों के अंदर अगर हम जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा, भागवत पुराण। भागवत पुराण में हमारे देश का जो नाम देखने को मिलता है वो है अजनाभ वर्ष, ठीक है, वो क्या है, अजनाभ वर्ष। अच्छा, एक नाम और हम देखते हैं कि यीनतू। अब ये किसने कहा भैया, तो ये जो है इस नाम को देने वाले थे, नाम तो थोड़ा सा देख के लग ही लगाया होगा, तो चीन, ठीक है। ये चीन के जो लोग थे वो हमारे देश को यीनतू के नाम से संबोधित करते थे। चाइनीज जो लोग थे, चीनी मतलब चाइनीज, चाइना वाले जो थे वो हमारे नाम को भी बिगाड़ दिए और हमारे देश के को बोलते हैं यीनतू, ठीक है। उनके यहाँ जो कबीले वगैरह हुआ करते थे तो वो कबीले भी कुछ इसी तरह के होते हैं, यीन तू, चीन तू, हाँ, यूची, कूची, पूची, इसी तरह का नाम वो रखे हुए थे कबीले का जो है, और वही लोग याद कर सकते हैं, हम लोग के तो बस का नहीं है। चीन का जैसे महान दीवार किसने बनाया था, वांग टी। चाइना के बारे में एक ये भी है कि वो बर्तन वगैरह गिराते हैं, उस बर्तन से जो आवाज़ आता है उसी आवाज़ के नाम पे वो अपने लोगों का नामकरण कर देते हैं। खैर चलिए इसको लिख लीजिए। हो गया। अब थोड़ा सा कुछ लोगों का नाम और भी जिक्र कर देते हैं। भारतवर्ष, हिंद वर्ष, भारत खंड, ये हम क्या लिख दिए भैया,
भारतवर्ष है, ठीक है। तो भारतवर्ष, हिंद वर्ष और भारत खंड के साथ साथ अल हिंद, ये फारसी लोग बोलते थे। अल हिंद, सोने की चिड़िया, ठीक है, सोने की चिड़िया, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत को सोने की चिड़िया के तौर पे जाना जाता था। तो क्यों, उसके पीछे भी लॉजिक आप जान लीजिए कि भारत जो है, हाँ, भारत का जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण युग है, वो होता है गुप्ता काल, ठीक है। गुप्त काल को, ये जो आपका गुप्त काल है, इसे भारत का क्या कहता है, स्वर्ण काल, भारत का स्वर्ण काल, ठीक है। भारत का स्वर्ण काल कौन सा है, गुप्त काल है। अब स्वर्ण काल का मतलब ये नहीं कि उस समय भारत में बहुत ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी, नहीं। स्वर्ण काल का मतलब ये होता है कि उस समय भारत का हर एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास या डेवलप हमको को मिलता है, चाहे वो स्थापत्य कला की बात करें, चाहे हम जो है कि आर्किटेक्चर की बात, स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चर ही, स्थापत्य कला की बात करें, मूर्ति कला की बात करें, पेंटिंग की बात करें, ठीक है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी या जो भी नए नए आधुनिक चीजें हमको देखने को मिलते हैं, तो इनका विकास उस समय हमको देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े साहित्यिक रचनाओं का हमको विकास देखने को मिलता है गुप्त काल में ही, ठीक है। गुप्त काल में भारत का विस्तार भी हमको देखने को मिलता है। फिर से एक बार पुनः अखंड भारत का सपना जो था वो पूरा हमको इसी गुप्त काल में देखने को मिलता है। गुप्त काल में हम देखते हैं कि मंदिरों को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। भारत में मंदिर बनाने का जो प्रोसेस है वो कब देखने को मिलता है, गुप्त काल में। आप हिंदू धर्म से हैं तो आपके लिए एक चीज याद रखना बहुत ही जरूरी है कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से होता है, तो वो होता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइमिंग क्या है, 3000 BC, ईसा मसीह के जन्म से 3000 BC। आज के डेट को अगर हम ले लेंगे तो 2500 लगभग ये हमारा हो गया है, ठीक है। यानी कि 550 साल पहले भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मगर किस देवी देवता की पूजा करते थे इस बात का उल्लेख नहीं है, बस इतना ही है कि नेचर यानी कि प्रकृति की वो पूजा करते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा प्रारंभ करते हैं। भारत में मंदिर बनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, मंदिर बनने का जो प्रोसेस है वो हमको गुप्त काल में देखने को मिलता है। गुप्त काल के पहले भारत में कोई भी मंदिर नहीं हुआ करते थे, केवल मूर्तियों वगैरह के बारे में हम देखते हैं वो भी खुले आसमान में रखे होते थे, ठीक है। कोई पैक या कोई उनका विशेष स्थान नहीं होता था, ठीक है। हिंदू शब्द का जो उल्लेख है, देखो ब्राह्मण वंश का अगर हम बात करें तो ब्राह्मण वंश के बारे में हम आर्यों को जरूर कहते हैं, ठीक है। मगर जो हिंदू शब्द का उल्लेख है या हिंदू शब्द जिसको हम कहते हैं हिंदू, तो ये हमको जो है कहाँ से, ये हमको पुष्यमित्र शुंग के समय से देखने को मिलता है। यानी कि मौर्यों के पतन के बाद जब 84 ईसा पूर्व में मौर्यों का पतन होता है तो लगभग 85 में भारत में एक नया वंश आता है जिसको हम शुंग वंश कहते हैं। और शुंग वंश अपने आप को क्या कहलाए, ब्राह्मण। वहीं से हमको भूमि दान करने की प्रथा और वहीं से हमको हिंदू शब्द का उल्लेख भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप याद रखिएगा। हाँ, तो भारत तो उस समय की जो जब गुप्त काल में मंदिरें बनना शुरू होती है तो उन मंदिरों में बहुत ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी। क्यों स्वर्ण मुद्राएं, मतलब कि स्वर्ण होते थे उसमें, सारे गहने, हीरे जवाहरात के सभी तरह के गहने हुआ करते थे। उसके पीछे 2 रीजन था। पहला रीजन ये था कि उस समय कोई बैंक या कोई ऐसा स्थान नहीं होता था जहां पे वो अपने आभूषणों को सुरक्षित रख सकती थी। तो उस समय के महिलाएं या उस समय के जो भी पुरुष होते थे वो अपने आभूषणों को सुरक्षित करने के लिए वो मंदिर के पुजारियों के पास रखते थे और मंदिर के जो पुजारी होते थे वो मंदिर के गर्भगृह में उसको रखते थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उस समय के एक तरह से चलता फिरता बैंक था, ठीक है। एक तो रीजन ये रहता था और दूसरी रीजन मंदिरों में ज्यादा स्वर्ण होने के पीछे कारण यह था कि उनकी धार्मिक आस्था, ठीक है, उनकी धार्मिक आस्था। तो उनकी धार्मिक आस्था ये थी कि भाई मंदिर में इस तरह का दान या चढ़ावा करने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है, ठीक है। दूसरा, उनको मंदिरों में स्वर्ण रखने के पीछे कारण ये भी था कि उनकी ये धार्मिक आस्था थी कि भाई यहाँ से कोई चोरी नहीं कर सकता, ये भगवान का घर है और भगवान खुद इसकी सुरक्षा और खुद हिफाजत करेंगे। तो भगवान हिफाजत तो किए, अब भगवान हिफाजत उन्हीं के लिए करेंगे जो भगवान को मानते हैं। मगर जो भगवान को नहीं मानते हैं यानी कि जो दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई बड़ी मैटर नहीं रहा। इसलिए जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत के अंदर एंट्री किए और उनको ये पता चला कि भारत के मंदिरों में अपार संपत्तियां, अपार जो है कि स्वर्ण है, ठीक है, तो वो मंदिरों को लूटना शुरू किया। जिसमें सबसे फेमस मंदिर हमको भारत में देखने को मिलता है वो है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर मतलब भगवान शिव को समर्पित, क्योंकि भगवान शिव का ही एक नाम हमको सोम देखने को मिलता है,
ठीक है। तो उस पर कई बार एक तरह से विदेशी आक्रमण होते हैं, मुस्लिम आक्रमण होते हैं, और वहाँ से जो है जितने भी सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं उनको लूट कर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद भी वो खजाना खाली नहीं होता है, क्योंकि दान करने वालों की सिलसिला जारी रहता है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य नाम है हमारे देश के लिए। ठीक है, आप इनको रखिएगा, मगर हाँ 3 मुख्य नाम को आप याद रखिएगा, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, इन्हीं के बारे में आपको जिक्र करता है। ठीक है, उसमें भी अभिलेखी वाली बात हमने जो कर दिया उसके लिए, और ये सासानी जो जिसमें कि हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है नक्शे रुस्तम में, उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।